Good afternoon, all of you. Today in this lecture, we will discuss the physics question paper. And physics का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम डिस्कस कर रहे हैं. फिजिक्स क्वेश्चन पेपर देखिए, आपके 1 मार्क के 7 क्वेश्चंस थे, 3 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस थे एंड 5 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चंस थे. यही था पेपर का स्टाइल. तो 1 मार्क के क्वेश्चंस हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे. जो 1 मार्क में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग टू द laws of reflection which option is correct. यही था क्वेश्चन. आपको बताना है कि लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ए ऑप्शन है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से लिख सकते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर. सेकंड ऑप्शन था एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. सी ऑप्शन था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यही था. एंड डी ऑप्शन था नन ऑफ द अबव. व्हिच इज द करेक्ट आंसर? व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज, सबको पता है कि ए ऑप्शन करेक्ट है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों के पास. सेकंड क्वेश्चन था आपके पास ए पॉइंट. ऑल स्टूडेंट्स विल राइट डाउन द क्वेश्चंस and the correct answer as well. The point on which, sorry, the point on the point on the, बेटा प्लीज अपना माइक म्यूट करें. बेटा म्यूट करें. The point on the principal axis, आपको बताना है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. एक स्फेरिकल मिरर है आपके पास. स्फेरिकल मिरर में आपको पता है, ये आपके पास सपोज स्फेरिकल मिरर है, ये आपके पास पोल है. पोल से होते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. यही होता है प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है वेयर द लाइट रेज, जो लाइट रेज हैं पैरेलल टू द, पैरेलल को मैं ऐसे बना रही हूँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट. या तो एक्चुअली मीट होती है या फिर हमें अपीयर होती है मीट होते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस स्फेरिकल मिरर. तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? यस, एनीबॉडी फ्रॉम यू? फोकस. फोकस. देखिए अभी समझा रहे हो. तो आपके पास ऑप्शंस हैं. ए पॉइंट, ए ऑप्शन है आपके पास. क्या हम उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं? नहीं. देखिए, आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस तो एक स्ट्रेट लाइन है जो पोल से होते हुए पास कर रही है. तो हमें तो पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहीं से आउट हो गया है. सेकेंड ऑप्शन है आपके पास अपर्चर. अपर्चर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपर्चर हम इसको बोलते हैं, दिस इज आवर अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. तो ये भी नहीं है. सी पॉइंट क्या है? फोकस. एंड डी पॉइंट है पोल. तो देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो पहले ही आउट हो चुके हैं. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दीज 2 पॉइंट्स. पोल, पोल तो स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होता है, पता है ना. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल. तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आउट. तो एक पॉइंट रह गया लास्ट वाला, कौन सा? फोकस, डी. तो ये फोकस वो पॉइंट है
जहां पे ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट या फिर अपीयर टू मीट। तो जब आपके पास मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर, उसमें तो ये एक्चुअली मीट होंगी। और जब मिरर होगा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें हमें क्या होती है, अपीयर टू मीट होती है। देखिए ऐसे चली जाती है ना लाइंस, आपकी जो पैरेलल रेज हैं वो कुछ प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आती है मिरर से रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है इन डायरेक्शंस में, और इनको जब हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये हमें एक्चुअली मीट नहीं हो रही, अपीयर टू मीट हो रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं किसी को। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at focus, the image will be formed at। इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इमेज विल बी formed at, इमेज कहाँ बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फोकस, सेकंड ऑप्शन है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सारे ऑप्शन सुन लीजिए बेटा। थर्ड ऑप्शन है इंफिनिटी, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास पोल। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस विच ऑप्शन इज करेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो कौन इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे। क्लियर है ना। तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द, देखिए सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूंगी ये डिफिकल्ट है। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंसेप्ट को बहुत अच्छे से स्टडी किया तो आप इजीली कर सकते हैं। ये है इफ द डायरेक्शन, if the direction of flow of current in a conductor, एक कंडक्टर गिवन है, उस कंडक्टर में द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। देन हमें फाइंड आउट करना है, देन द डायरेक्शन ऑफ flow of electrons in the conductor will be। हमें बताना है कि जो इस कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो फ्लो होगा उस फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, देखिए पहले सुन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बी टू ए, सेकेंड ऑप्शन है, पहले इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, बी टू ए, सेकेंड ऑप्शन है ए टू बी, थर्ड ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड, हमें नहीं पता, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते डायरेक्शन को, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबाउ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सपोज आपके पास ये एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक कंडक्टर है, देखिए ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये इसकी लेंथ है एल। सपोज ये कंडक्टर का एंड है ए और ये कंडक्टर का एंड है बी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, मतलब ए एंड से बी एंड तक करंट फ्लो कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग। ये आपके पास अगर हम इन दोनों के एंड ए और बी
को अगर हम ज्वाइन कर दें तो करंट की डायरेक्शन है ये ए से बी की तरफ। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बी टू ए, ऑपोजिट होगी। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो करने की डायरेक्शन होगी वो होगी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट अगर ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ फ्लो करेंगे, जस्ट लाइक ए की तरफ। ठीक है बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी टू ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा, ये भी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को। दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज the amount of work done, the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called, उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन, तो क्या हम उसको करंट कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन है, क्या हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, क्या हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे हम उसको। तमन्ना इतना लेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस do we call it, and last option is none of the above। देखिए क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज गिवन एज, उसको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि सपोज इंफिनिटी पे कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम इंफिनिटी से उठा के किसी एक पॉइंट, इस पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, और सपोज ये पॉइंट कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन इस चार्ज के ऊपर आपको करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही होगा आपका आंसर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सबने अटेम्प्ट किया होगा। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द, किलोवाट आवर। हाँ बेटा, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? तो आंसर ऑप्शंस थे आपके पास, क्या वोट होगी, किलोवाट आर होगी। देखिए किलोवाट आर को आम राइटिंग KWH, नॉर्मली आपको यही लिखा मिलता है, ये जूल होगा। लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज किलोवाट आर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेवेंथ 1 मार्क क्वेश्चन। और ये आपके पास काफी लोगों ने गलत किया हुआ है, एक दो क्वेश्चन पेपर मैंने चेक किए थे। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। आप सब लोग ये नोटबुक में सोल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे एज एन होमवर्क। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड in an electric heater
इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ohms if 6 ampere of current is passed passed through it for 10 minutes. देखिए ये भी 1 मार्क का एक क्वेश्चन था. क्वेश्चन इज आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला हमने लिखा था HEAT, हीट इज गिवन एज I स्क्वायर RT. I क्या है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, R इज रेजिस्टेंस एंड T इज टाइम, कि कितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया. देखिए क्या ये सारी चीजें हमें न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में गिवन है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, मतलब हमें अमाउंट ऑफ हीट निकालना है इन एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ohm. R हमें गिवन है. इफ ए 6 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट, तो ये 6 एम्पियर का करंट किस में से पास कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर में से पास कर रहा है. तो देखिए हमें I की वैल्यू गिवन है 6 एम्पियर, हमें रेजिस्टेंस गिवन है 1000 ohms एंड दिस 6 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 10 मिनट्स, मतलब हमें टाइम भी गिवन है, कितना है 10 मिनट्स. तो देखिए जो बच्चों ने मिस्टेक की है वो क्या मिस्टेक की है, ये जो 10 मिनट्स, हाँ इसको सेकंड में चेंज करना सब लोग भूल गए हैं. तो याद रखिए, देखिए आई भी गिवन है, आर भी गिवन है, टी भी गिवन है न्यूमेरिकल्स में. इजिली वी कैन रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ आई आर एंड टी, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो. तो हमें करना क्या था, इस टी को सिर्फ सेकेंड्स में चेंज करना है. तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए टी ये है आपके पास, कितना हो जाएगा ये 10 मिनट्स के हम सेकेंड्स बनाएंगे, तो ये आपके पास 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे 60 सेकेंड्स ये हो गए, तो ये आपके पास कितना हो गया है 600 सेकेंड्स बन गए हैं. क्लियर है. तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बताइए जल्दी से सोल्व करके सब लोग, आप लोग करें इस क्वेश्चन को. 2.2470. सबका आंसर आ गया, ये एक बार सब लोग अपना आंसर लिख के भेजें. यस, किस किस का आंसर आ गया है, अंकित का आ गया है, एक अंकित, देवांशु, बाकी सब सॉरी अंकित ने आंसर निकाला है, मतलब बाकी सब ऐसे ही बोल रहे थे, है ना. आंसर क्या होगा, देखिए टाइम हो गया आपके पास 600 सेकेंड्स, तो यहाँ पे सब सारी वैल्यूज रख दीजिए. आई स्क्वायर मतलब ये आपके पास होगा, करंट का हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है, 2 टाइम्स लिखना है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, करंट है 6 एम्पियर. क्लियर है. तो ये आपके पास आ गया 6 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना है 1000 ओम और टाइम कितना है आपके पास 600 सेकेंड्स. क्लियर है. इसको सोल्व करोगे 6 6 जा 36 और 36 जा 216, ये 216 और 30 और 20, दैट मीन्स 5 zeros. तो ये हो गया हीट इज 345 इतना जूल्स. आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2.16. अब देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट लगाते हो तो कितने पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 7 जूल्स. एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, आगे मूव ऑन करें. क्लियर है ना. ओके अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, यश अपनी प्रेजेंट लगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ए रे डायग्राम draw a ray diagram to show the path of reflected ray.
ये क्वेश्चन सबने किया है? यस मैम। हमें रिफ्लेक्टेड रे का पाथ शो करना है, टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to, मतलब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो कैसी है, पैरेलल है टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है और कॉनकेव मिरर पे फॉल होती है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अभी बना के दिखाती हूँ डायग्राम। concave mirror, mark the angle of incidence and angle of reflection। ये देखिए, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है बेटा, यही है कॉनकेव मिरर। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द मिरर नोन एज पोल। पोल से होते हुए इफ वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन on both sides of this mirror, this line is known as principal axis। तो एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें इसका पाथ शो करना है, रे डायग्राम बनाना है टू शो इट्स पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका पाथ हमें शो करना है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर की सरफेस पे आके जब फॉल होगी, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस रे को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, और रिफ्लेक्ट होके ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये पॉइंट कौन सा होगा, फोकस। तो अब हमें एक तो ये शो करना था कि इसका रिफ्लेक्टेड पाथ ये होगा, ये रे डायग्राम है। ऑल्सो मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई एंड एंगल आर भी हमें क्या करने हैं, मार्क करने हैं। तो देखिए बेटा, आप जब आपके पास ये प्लेन मिरर होता था उस केस में क्या होता था, देखिए ऐसे आपके पास एक इंसिडेंट रे आती थी, ये जिस भी पॉइंट पे इस मिरर पे आके फॉल होती थी हम वहीं पे क्या ड्रॉ करते थे, नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये उसी सेम मीडियम में वापस चली जाती थी जस्ट लाइक दिस। और इस एंगल को जो ये अब ये है इंसिडेंट रे और ये है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, ये रे है इंसिडेंट रे, ये मिरर के इस पॉइंट पे आके फॉल हुई है, मतलब जहां पे भी ये फॉल होगी वहीं पे हमें क्या ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो यहाँ पे मिरर की सरफेस कैसी है, कर्व्ड सरफेस है। तो यहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पे ये रे आके फॉल हुई है वहीं से हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। और देखिए बेटा, ये मैंने स्ट्रेट नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, कोई बता सकता है ये पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, ये पॉइंट होगा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा। अब देखो, ये है इंसिडेंट रे और ये जो डॉटेड, देखिए मैं इसको स्पॉटलाइट से शो करती हूँ, दिस इज इंसिडेंट रे एंड ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये सेम वही है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखिए, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, ये है आपके पास एंगल आई और ये है आपके पास एंगल आर। तो वही मार्क करना था आपको, मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है आपके पास रे डायग्राम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कैसे आया, समझ आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास 7, 8, 9 क्वेश्चन है। डिफाइन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। define the
phenomena of refraction and what is the cause of refraction. यही है बेटा, what is the cause of refraction. रिफ्रैक्शन का cause क्या है. अब आप सबने शायद डिफाइन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन तो करेक्ट लिखा होगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने जो रिफ्रैक्शन का cause है वो गलत किया होगा. तो व्हाट इज द cause ऑफ रिफ्रैक्शन. कोई बता सकता है रिफ्रैक्शन का cause क्या है? ये एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो बैंड हो जाएगी. हाँ बैंड तो हो जाती है, लेकिन क्यों हो जाती है बेटा बैंड? वही तो रीजन है, वही तो कॉज है. यस एनीबडी एल्स, कोई और बताना चाहे? की तरफ बैंड हो जाएगी. हाँ अंकित, लेकिन क्यों बैंड हो जाती है? इस बैंडिंग का रीजन क्या है? आप लोग इसका मतलब बुक नहीं स्टडी करते हो, है ना? बुक में आज जाके ये रिफ्लेक्शन वाला देखेंगे सब लोग, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि जब भी देखिए ये आपके पास, मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये एक इंटरफेस है, एक्स वाई एक लाइन है, इंटरफेस है, ठीक है. ये ऊपर रेयर मीडियम है और इस एक्स वाई से नीचे क्या है? डेंसर मीडियम है. अब आपको पता है रेयर और डेंसर मीडियम, अगेन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. और ये एक मीडियम है जो इंटरफेस है, सॉरी, जो या फिर एक सरफेस है, एक्स वाई एक सरफेस है जो कि रेयर और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है. अब देखिए यहां से वन रे, इंसिडेंट रे, this is ray which is incident on this surface, xy surface, जो कि इन दोनों मीडियम्स को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है. ऐसी सरफेस के ऊपर जब कोई इंसिडेंट रे आके फॉल होगी तो हमने क्या बताया था? उसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. तो होगा क्या? अब ये रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो देखो एक्चुअल में तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाके ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, जस्ट लाइक दिस. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास. और ये देखिए नॉर्मल, और ये जो सॉलिड लाइन जो मैंने शो की है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये जो नॉर्मल की तरफ ये रे अपने एक्चुअल पाथ से शिफ्ट होके जो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है, उसका रीजन ये होता है बेटा कि व्हाइल द लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसकी लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. दिस इज द मेन रीजन कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स स्पीड चेंजेस. इसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. मैक्सिमम स्पीड लाइट की किस में होगी? एयर के अंदर, ठीक है. यहाँ पे सपोज एक मीडियम को अगर मैं एयर ले लूं और दूसरे मीडियम को क्या ले लूं? वाटर. तो इन दोनों मीडियम्स में से जो लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी वो किसमें? एयर के अंदर. और वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम. जस्ट लाइक आप ये सोचिए कि इफ आई आस्क यू टू रन, मतलब रन इन एयर, देन यू विल run fast, and instead of running in air, if I ask you to run in a pool full of water, कि एक पूल है या फिर एक ये समझ लीजिए रिवर में मैं आपको बोलूं कि अब दौड़िए, तो रिवर में आपके लिए दौड़ना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिवर के अंदर क्या है? वाटर है. और वो वाटर आपके लिए क्या क्रिएट करेगा? हर्डल्स क्रिएट करेगा दौड़ने में. तो जो वाटर के अंदर आपकी रनिंग की स्पीड है वो ऑब्वियसली क्या होगी? स्लो होगी इन कंपैरिजन टू द एयर. तो सेम वही लाइट के साथ है. लाइट की स्पीड बेटा डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है. यू कैन गिव द रीजन लाइक दिस, या तो आप ये कहिए कि व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. दिस इज द रीजन या कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Or you can say in different mediums, yeah, in different media the speed of light is different. Speed of light is different. तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी? चेंज हो जाएगी. और चेंज होने की वजह से ही ये जो लाइट का एक मीडियम की तरफ बैंड होना, या फिर सपोज ये, अब देखिए ये है एयर, ये है वाटर. अब वाटर से अगेन ये जब बाहर जाएगी लाइट तो क्या होगी? नॉर्मल से
अवे जाएगी। तो ये देखिए, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके नॉर्मल से अवे हो गई। तो अगेन ये जो बेंडिंग है लाइट के अंदर, ये किसकी वजह से है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड होती है। एयर और वाटर में अगर हम कंपैरिजन करें तो एयर में लाइट फास्टर मूव करेगी, वाटर में लाइट स्लो मूव करेगी। क्लियर है? तो रेयर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी, डेंसर में जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी? स्लो होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू द रेयर मीडियम। ये क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? द कॉज Yes. ऑफ रिफ्रैक्शन इज change in the speed of light while traveling from one medium to another। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर में स्पीड कम होगी ऑब्वियसली, और एयर में जाएगी तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? भाई वाटर से Increase. इंक्रीज होगी। तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट तो उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज। अब वो चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि एयर से वाटर में आएगी तो क्या हो रही है? स्पीड डिक्रीज। लेकिन वाटर से एयर में जाएगी तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। तो हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, when light travels from one medium to another there is a change in the path of light due to the change in the speed of light while traveling from one medium to another। तो ये शायद बहुत से लोग शायद इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है। ओम्स लॉ सबको पता है क्या होता है? ओम्स लॉ वाज actually a relationship between current flowing through a conductor and potential difference across the two ends of the conductor। ये रिलेशनशिप था वो दैट वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक ये रिलेशन दिया था किसके बीच में? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कि ये जो दो एंड्स हैं इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? वो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? V के। और हम ये लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो ये आपके पास होगा क्या? V इक्वल टू आई आर। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्या? ओम्स लॉ। अब यहाँ से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये देखिए, दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड R इज गिवन एज V बाई I। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। अब देखिए बेटा, ये जो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ के। दूसरा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एरिया के ऊपर, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है कंडक्टर का। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया के। थर्ड होगा किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है कंडक्टर जिस मटेरियल से मिलके बना हुआ है उस कंडक्टर का मटेरियल क्या है? आइदर ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? क्योंकि हर मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, कॉपर का रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो अलग अलग मटेरियल्स जो है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जिससे भी ये कंडक्टर जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेनली आप इतना याद रखें कि जिस मटेरियल से कंडक्टर मिलके बना हुआ है उसी के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस। फोर्थ रीजन क्या? फोर्थ क्या है फैक्टर? कोई बताएगा? यस एनीवन? नो वन? फोर्थ फिर आप सब लोग करके क्या आए हो? फोर्थ क्या होगा?
टेम्परेचर, कि अगर आप इस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आर भी आपका इंक्रीज। टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज कर दोगे तो आर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो दीज आर द 4 factors on which this conductor, sorry, this resistance of the conductor are depends। पहला कौन सा, L, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड फोर्थ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। एनी डाउट? नो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किससे रिलेटेड था बेटा? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए ओम्स लॉ भी हो गया है, हमें एक्सप्लेन करना था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ये आप एक्सप्लेन कर लोगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन गिवन है न्यूमेरिकल, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यूमेरिकल है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी एक मिनट होल्ड करे बेटा। क्वेश्चन इज व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज connected across an ammeter, sorry, 12 volt battery is connected across an unknown resistance. Unknown resistance question is when a 12 volt battery is connected across an unknown resistance, resistance कितना given है हमें नहीं पता है, resistance हमें find out करना है, unknown resistance, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ये जो अननोन रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली आप फाइंड आउट कर लोगे। आर देखिए ओम्स लॉ हम लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR होता है आपके पास, एंड V इक्वल टू क्या होगा, R आपके पास क्या होगा, V बाई I होगा। तो देखिए क्या V और I की वैल्यू हमें गिवन है, यस V की वैल्यू हमें गिवन है 12 वोल्ट, और I की वैल्यू, I भी देखिए हमें गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। तो दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, V इज 12 एंड I इज 2.5। लेकिन फर्स्ट वी हैव टू चेंज दिस करंट फ्रॉम मिली एम्पियर टू एम्पियर। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2.5 को डिवाइड कर देंगे इससे 1000 से, और डिवाइड करोगे 1000 से तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू द 10 टू द पावर -3 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये इतना 2.5 मिली एम्पियर है, तो इसको एम्पियर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या बन गया है, एम्पियर। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 टू द पावर -3, और ये इसको आप डिवाइड कर लीजिए, दैट वुड बी द आंसर। तो चेंज करेंगे तो देखिए ये 10 टू द पावर -3 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। देखिए 2.5 लिख सकते हैं, ऊपर डेसिमल को आप 10 टू द डेसिमल को आप हटाओगे तो डिवाइड बाई 10 करोगे,
ये आपके पास 120 हो गया, इसको भी आप न्यूमरेटर में ले लीजिए, ये होगा 10 टू द पावर 4, इसको डिवाइड कर लीजिए, दैट वुड बी द आंसर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है आपके पास, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। सपोज ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है, इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो देखिए ये आपके पास ए बी सी डी एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब से हमें रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जो ग्लास स्लैब है इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ए बी एंड सी डी। तो ये सब हम लिख लेंगे, ए बी सी डी इज ए ग्लास स्लैब। ठीक है, इन दिस ग्लास स्लैब ए बी एंड सी डी बोथ आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, मतलब जहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जैसे ही कोई इंसिडेंट रे इस ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट होगी, वहीं पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। और ये आपको पता है नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी ऐसे। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अगेन ये इस सरफेस पे आई है ये रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये है आपके पास इंसिडेंट रे, ये होगी आपके पास रिफ्रैक्टेड रे। अगेन ये सी डी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस सी डी के जिस भी पॉइंट पे ये रिफ्रैक्टिंग रे आके इंसिडेंट होगी, वहीं पे अगेन हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अगेन ये एंगल आपके पास आर होगा और ये कुछ ऐसे इसमें से आउट हो जाएगी रे। अब इस रे को हम क्या बोलेंगे, एमरजेंट रे, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो देखिए ये है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। अब हमें एक चीज और इसमें एक्सप्लेन करनी थी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगर हमारी ये जो रे है, ओरिजिनल रे अगर इसके पाथ में चेंज आ गया है, अगर ये पाथ चेंज नहीं करती तो ओरिजिनली इसको ऐसे जाना चाहिए था, जस्ट लाइक दिस। तो देखिए बेटा ये होना चाहिए था ओरिजिनल पाथ रे का, लेकिन देखिए ये ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो चुकी है कुछ इस डायरेक्शन में। ये है अब हमारी रे का पाथ, एक्चुअल में होना चाहिए था ये पाथ। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं ये देखिए ये एक डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो ये इंसिडेंट रे है या फिर ओरिजिनल रे है, वो उसके जो ओरिजिनल पाथ है और एमरजेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है। न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, न्यूमेरिकल इज कॉनकेव लेंस आपको गिवन है। इन कॉनकेव लेंस, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें, फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, हम सबको पता है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताएगा कोई। भाई कॉनकेव लेंस ऐसे ही होता है ना, इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी ना। तो एफ यहाँ पे कितना होगा, -15 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि लेंस के पोल से लेंस जो इमेज बन रही है लेंस से वो कितनी है, कितने डिस्टेंस पे है, v हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये तो फोकस, फोकस अगर यहाँ पे है जिसकी लेंस से डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच में बन रही है। देखें क्योंकि इमेज डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ कहीं इमेज बन रही है आपकी, ठीक है, मतलब पोल और फोकस के बीच में आपकी इमेज बनेगी, v आपको गिवन है। और क्या क्या गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, u फाइंड आउट करना है। कि आपको बताइए कि लेंस से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। और लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f।
अब हमें बेटा देखो u ही तो निकालना है, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं, 1/v को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास होगा -1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। f कितना है, -15 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास होगा 1/-15 और ये है -1/v कितना है, -10। तो देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये हमारे पास एलसीएम होगा 15 और 10 का 30, 15 2 जा ये -2 और ये हो जाएगा +10 3 जा, तो ये हमारे पास आएगा -1/u इज इक्वल टू कितना, 1/30। हमें u निकालना है, तो u माइनस ऑफ u हमारे पास आएगा 30 और u की वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट द question paper of physics. We have solved all the questions of physics that you were given in the September exam. If you have any other doubt, you can ask me. Thank you.